तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 12th इंग्लिश के विस्टास के छठे चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को पढ़ने वाले हैं। और इसी चैप्टर को पूरा करने के बाद हमारे इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। पहले हमने हिंदी का सिलेबस कंप्लीट किया और आज इस वीडियो के साथ हमारा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हमें दो लड़कियों की कहानी बताई गई है। पहली है जिटकाला सा और दूसरी है बामा, कि उनके बीच में जाति को लेके कैसे भेदभाव होता है। यही है इस चैप्टर में। और दोस्तों, मैं भी आपकी तरह एक टीनेजर हूँ जो कि खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और इस चैप्टर को हम इजी से इजी वे में आपको पढ़ाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे सामने दो पार्ट है। पहला है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग ईयर्स। इसमें हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे है क्या। दिस स्टोरी इज सेट इन अमेरिका कार्लिस इंडियन स्कूल, यानी कि ये स्टोरी है जो कि अमेरिका के कार्लिस स्कूल की है। ग्रेजुएटेड सिम्पसन पेन नेम जिटकाला सा वाज ए नॉन अमेरिकन गर्ल, यानी जिटकाला सा है वो कि एक नॉन अमेरिकन गर्ल थी। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द पेन ऑफ हर फर्स्ट सेपरेशन फ्रॉम हर कल्चर, यानी कि ये स्टोरी हमें उनके पहले कल्चर से बिछड़ाव को दर्शाती है। एंड द डिस्क्रिमिनेशन एंड कल्चर एसिमिलेशन सी फेस्ड एट द न्यू स्कूल, यानी कि साथ में हमें जाति पाति का भेदभाव और जानबूझ के थोपी गई संस्कृति जो कि उन्होंने अपनी स्कूल में फेस की थी वो बताई गई है। फिर हमें बताया गया द बिग कॉन्फ्लिक्ट इन हर कल्चर लॉन्ग हेयर इज ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि जिटकाला सा के कल्चर में लॉन्ग हेयर है जो कि रिस्पेक्ट का सिंबल है। बट अकॉर्डिंग टू स्कूल रूल्स इट मस्ट बी कट, यानी कि पर स्कूल के रूल ये कहते हैं कि बड़े बालों को काट देना चाहिए। दिस इज ए बैटल बिटवीन ए चाइल्ड्स इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस स्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, यानी कि ये बैटल है जो कि एक चाइल्ड के फ्रीडम और स्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के बीच की है। अभी हम देख लेते हैं द फर्स्ट डे एंड द कोल्ड एनवायरनमेंट। द फर्स्ट डे ऑफ द ऑथर एट द कार्लिस इंडियन स्कूल वॉज बिटरली कोल्ड, यानी कि ऑथर का पहला दिन कार्लिस इंडियन स्कूल में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, यानी कि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द एयर वॉज फुल ऑफ द पियर्सिंग चिल, यानी कि जो पूरा का पूरा ग्राउंड था वो स्नो यानी बर्फ से कवर था और हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, यानी कि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। द ऑथर रिमेंबर द लाउड मेटिकल साउंड ऑफ द लार्ज बेल दैट रैंग फॉर ब्रेकफास्ट विच फील्ड लाइक ए हार्श इंस्ट्रक्शन इन टू हर पीस, यानी कि ऑथर को आज भी याद है वो मेटेलिक साउंड बेल का जो कि नाश्ते के वक्त बजता था। वो बजता था तब लेखक को लगता था कि ये मेरी पीस यानी शांति को खराब करता है। द एनवायरनमेंट वाज मैकेनिकल एंड ओल्ड, यानी कि स्कूल का पूरा वातावरण बहुत ही ज़्यादा कठोर और मैकेनिकल था। द कंस्टेंट क्लेटर सू ऑन द बेयर फ्लोर एंड द लाउड मर्मिंग ऑफ वॉइस इन एन अनोन टंग अनोय हर स्प्राइट, यानी कि फर्श पे जूतों के चलने की आवाज़ और मर्मिंग वॉइस इन एन अनोन टंग, यानी कि खुशफुसाहट एक अजीब सी भाषा यानी इंग्लिश में, क्योंकि ऑथर को इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए उन्होंने इसे अनोन टंग कहा है कि ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा अनॉय करती थी। अभी हम देख लेते हैं द डाइनिंग रूम रिचुअल्स एंड ह्यूमिलेशन। ए स्मॉल बेल rang and all the girls merged into the dining room. Jitkala Sa noticed that the Native American girls were placed in stiff, tightly fitting clothes and aprons, which she felt was highly immodest, यानी कि अनकंफर्टेबल। यहाँ में बताया गया है कि एक छोटी सी घंटी बजी और सारी की सारी लड़कियां डाइनिंग रूम में लाइन में लग के चली गई। जिटकाला शाह ने नोटिस किया कि जो नेटिव अमेरिकन गर्ल्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रखे हैं और अप्रॉन्स पहन रखी हैं जो कि जिटकाला शाह को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल से लग रहे थे। द ऑथर फेस्ड ए ह्यूज कल्चर बैरियर ड्यूरिंग द थ्री बेल्स रिचुअल एट द ब्रेकफास्ट टेबल, यानी कि जो ऑथर ने जो बेल्स के रिचुअल का जो सामना किया जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अजीब सा था, अभी हमें उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट बेल, एवरी स्टूडेंट पुल्ड आउट देयर चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। जिटकाला सा पुल्ड आउट her chair and sat down immediately, only to realize she was the only
वन सिटिंग एवरीवन एल्स वाज स्टिल स्टैंडिंग। यानी कि जब पहली बेल बजी तो सभी के सभी छात्रों ने अपनी चेयर है वो टेबल के नीचे से निकाल ली। जिटकाला शाह ने भी निकाल ली और जिटकाला शाह उस टेबल के ऊपर बैठ गई। पर फिर उन्होंने देखा कि वह बैठने वाली सिर्फ एक ही है और बाकी सब तो खड़े हैं। सेकेंड बेल, एवरीवन फाइनली सेट डाउन व्हेन द ऑथर स्टार्टेड टू राइज इन एम्बेरसमेंट शी सो द others were sitting so she crowded back into her seat। यानी कि सेकेंड बेल बजी तो सभी लोग बैठने लगे और ऑथर उसी समय एम्बेरसमेंट यानी कि संकोच के मारे उठने लगी। तभी उसने देखा कि सभी तो वापस बैठ रहे हैं तो वो वापस बैठने लगी। Third bell, a man began to pray, and only after the third bell did everyone pick up their knives and forks to eat। The author felt completely trapped, humiliated, and lost her appetite, began to cry silently। यानी कि तीसरी घंटी बजी तो एक मैन ने प्रार्थना शुरू कर दी और तीसरी घंटी बजने के बाद ही सभी ने चाकू और कांटे उठाकर खाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर लेखिका खुद को बहुत ही ज़्यादा असहाय, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड और लॉस्ट फील करने लगी। तो उसकी भूख मर गई और वो अब धीरे धीरे साइलेंटली रोने लगी। फिर हमें जुडविन्स वार्निंग अबाउट द हेयर कट। लेटर दैट डे द ऑथर फ्रेंड जुडविन हू न्यू ए फ्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश विस्पर ए टेरिफाइंग पीस ऑफ न्यूज़। यानी कि थोड़े दिनों के बाद ऑथर की फ्रेंड जुडविन जिसको कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आते थे वो एक बहुत ही डरावनी खबर लाई। जुडविन हैड ओवर हियर्ड द पेल फेस वुमेन द वाइट टीचर सेइंग दैट जिटकाला सास लॉन्ग हैवी हेयर वाज गोइंग टू बी सिग्नल्ड कट वेरी शॉर्ट। यानी कि जुडविन ने पेल फेस वुमेन यानी कि एक अंग्रेजी टीचर को जिटकाला शाह के बारे में ये कहते सुना कि जिटकाला शाह के लॉन्ग हेवी हेयर हैं उनको छोटा छोटा कर दिया जाएगा यानी उनको काट दिया जाएगा। जुडविन एडवाइज दैट दे मस्ट सबमिट बिकॉज द authority were too powerful। However, Jitkala Shah fiercely rebelled, declaring, "No, I will not submit. I will struggle first।" यानी कि जुडविन ने जिटकाला शाह को एडवाइस दी कि तुम अथॉरिटीज़ यानी कि टीचर्स के सामने जाके सरेंडर कर दो और अपने बाल कटवा लो। पर जिटकाला शाह ने कहा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पहले पूरी कोशिश करूंगी विरोध करने की। अभी हम देख लेते हैं द ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग हेयर्स। द ऑथर एक्सप्लेन वाई कटिंग हर हेयर वॉज ए सच ए मैसिव ट्रेजेडी फॉर हर इन हर कल्चर हर मदर है टोट हर दैट। यानी कि ऑथर एक्सप्लेन करती है कि उसके बाल कटाना उसे क्यों नहीं पसंद है, वह अपने बाल क्यों नहीं कटाना चाहती। उसकी माँ ने उसे बताया था कि ओनली कावर्ड हु वेर कैप्चर्ड बाय द एनिमी हैड देयर हेयर सिग्नल्ड। यानी कि केवल कायर लोग जिन्हें कि उनके दुश्मनों ने पकड़ लिया हो और उन्होंने हार मान ली हो वो ही छोटे बाल रखते हैं, ऐसा उसकी माँ ने उसे सिखाया था। शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न ओनली बाय माउनर्स पीपल हु रिलेटिव्स हैड डाइड। यानी कि छोटे हेयर वो लोग रखते हैं जिनका कोई अपना गुजर जाता है, इसलिए वह शौक के लिए रखते हैं, शौक के लिए न कि शौक के लिए, ऐसा उसकी माँ ने सिखाया था। अनसोन अनकट लॉन्ग हेयर वॉज ए सिंबल ऑफ प्राइड एंड ऑनर वोन बाय वॉरियर। यानी कि लंबे और बड़े बाल बहादुर योद्धाओं के सम्मान, गर्व और साहस का प्रतीक माने जाते थे, ऐसा उसकी माँ ने उसे सिखाया था, इसलिए वह अपने बाल नहीं कटवाना चाहती थी। फिर हमें बताया गया द चेस एंड द हिडन रूम। टू escape her fate, Jitkala Shah crept away unobserved and climbed the stair into large empty room with many beds। यानी कि अपने बालों को कटने से बचाने के लिए जिटकाला शाह एक बड़े से रूम में चली गई सीढ़ियों के द्वारा जहाँ पे बहुत सारे बेड थे। She crawled underneath the bed furthest from the door and hid in the dark corner squeezing herself against the wall। यानी कि वो फिर उस रूम में गेट से बहुत दूर वाले बेड के नीचे जाके एक कोने में छुप गई जहाँ पे उसको कहीं कोई नहीं ढूंढ सकता था। Soon she heard her name being shouted throughout the halls। यानी कि फिर उसने सुना कि उसका नाम कोई जोर जोर से बाहर हॉल में पुकार रहा और उसे पुकारा जा रहा है। Footstep entered the room। यानी कि फिर उसने सुना कि कोई रूम के अंदर भी आ रहा है। The curtains were flown open। यानी कि फिर पर्दों को हटाया गया। एंड सी वॉज डिस्कवर्ड और उसको पकड़ लिया गया। सी वॉज ड्रैग्ड आउट डाउन स्टेयर किकिंग एंड स्क्रैचिंग इन वाइल्ड रेसिडेंस। यानी कि उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया अपने बाल कटाने से बचाने के लिए। वह
लात मारती रही, चिल्लाती रही, पर उसको उस कमरे से बाहर लाया गया और नीचे लाया गया। फिर आगे में द क्लाइमेक्स सिंगलिंग ऑफ द हेयर बताया गया है। सी वॉज टाइड सिक्योरली टू ए चेयर, यानी कि उसे कसकर एक चेयर से बांध दिया गया नीचे लाकर। ऑल तो सी क्राइड अलाउड एंड सोक हर हेड रेसिटेंस, सी फील्ड द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर अगेंस्ट हर नेक, यानी कि वह बहुत जोर जोर से रोती रही, अपना सिर हिलाकर विरोध करती रही, लेकिन उसे अपनी गर्दन पर कैंची की ठंडी धार महसूस हो रही थी। विद ए लाउड नाव ऑफ द सीजर्स हर लॉन्ग ट्रीजेस बाल वेयर कट ऑफ, कैंची की तेज आवाज के साथ उसके लंबे और सुंदर बालों को काट दिया गया। द स्टोरी एंड विद द ऑथर एक्सप्रेसिंग हर डेपेस्ट ग्रीफ, सी फील्ड दैट हर स्प्राइट हैड बीन ब्रोकन, यानी कि कहानी का अंत लेखिका के गहरे दुख के साथ होता है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आत्मा ही चली गई, क्योंकि उनका कल्चर को ही खत्म कर दिया गया। नो वन कम टू कम्फर्ट हर और प्रोटेक्ट हर एज हर मदर यूज टू डू, यानी कि वह कहती है कि जैसे उसकी माँ उसे बचाने, उसे प्रोटेक्ट करने, उसे कन्फर्ट करने आती थी, वैसे अब कोई नहीं आता है। शी फील्ड लाइक वन ऑफ मैनी एनिमल्स ड्राइवन बाय हियरडर, यानी कि अब उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक जानवर है जिसे कि एक चारागाह चराता है और वह उसके आदेश के अनुसार ही चलती है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट, वी टू आर ह्यूमन बीइंग। इस चैप्टर में मोटे मोटे तौर पे क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज अबाउट ए दलित गर्ल फ्रॉम तमिलनाडु, यानी कि ये चैप्टर है जो कि एक दलित गर्ल के बारे में है जो कि तमिलनाडु से है। व्हेन शी वाज इन क्लास 3 शी फर्स्ट विटनेस्ड द डिस्गस्टिंग फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हर सराउंडिंग, यानी कि जब वो तीसरी क्लास में थी तब उसने पहली बार अपने आसपास अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत और कास्ट बेस्ड सिस्टम यानी जातिवाद को देखा। An innocent child who sees the world as a fun and play suddenly learn a bitter reality of society, यानी कि एक मासूम सी बच्ची जो कि दुनिया को मजाक और खेल की तरह देखती है, उसे अचानक समाज की एक कड़वी हकीकत पता चली। उसे पता चला अनटचेबिलिटी के बारे में और छुआछूत के बारे में और ये कास्ट बेस्ड सिस्टम के बारे में। Her elder brother teaches her that this discrimination can only be ended through education, यानी कि उसके बड़े भाई ने उसे बताया कि ये जो छुआछूत कास्ट बेस्ड सिस्टम है ये सिर्फ पढ़ाई के द्वारा यानी एजुकेशन के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यानी कि जब सभी लोग एजुकेट होंगे तभी इसका अंत हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं हमारा चैप्टर। When Bama was in the third class, she had not yet heard people speak openly of untouchability, but she experienced it reality daily, यानी कि बामा जब तीसरी क्लास में थी तो उसने लोगों को अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में ओपनली सुनते हुए नहीं देखा, पर वो एक्सपीरियंस उसे करती रहती थी, यानी कि बच्ची थी उसे पता नहीं चलता था, पर वो इस चीज़ छुआछूत वाली चीज़ों को एक्सपीरियंस करती ही रहती थी। हर स्कूल वाज जस्ट ए 10 मिनट्स वॉक अवे फ्रॉम हर होम, यानी कि उसका स्कूल था जो कि उसके घर से 10 मिनट की दूरी पे ही था। हाउएवर इट यूजुअली टुक हर 30 मिनट्स टू एन आवर टू रीच द होम, यानी कि पर वो घर पहुंचने में 30 मिनट से 1 घंटा लगा देती थी। बिकॉज सी लोइटरेटेड अलोंग द स्ट्रीट्स, यानी कि वो बाजार में घूमती थी, रुक रुक के घर पे जाती थी। वॉचेस ऑल द फन गेम्स एंड नोवेलिटीज हैपनिंग इन द बाजार, यानी कि बाजार में जो भी चीज़ें चल रही होती थी, दुकानें, कोई खेल वगैरह, वो देखते हुए ही घर जाती थी, तो उसे ज़्यादा टाइम लग जाता था। शी वुड स्टैंड फैसिनेटेड बाय थिंग्स लाइक परफॉर्मिंग मंकी, snake charmer, the cyclist who spun around for days without stopping, the political parties making speech through मेगाफोन्स, यानी कि वो रोड पे क्या क्या देखती थी अभी हमें उनके बारे में बताया गया है। यानी कि जो मंकियों का जो खेल होता है वो उनको देखती थी, सांप दिखाने वाले सपेरों को देखती थी, कई दिनों तक लगातार जो साइकिल चलाते हैं बिना रुके उनको देखती थी, और जो पॉलिटिशियन पार्टीज के जो आदमी होते हैं वो जो भाषण देते हैं उनको सुनती थी, और ऐसे ही बाजार में दुकानें वगैरह देखती हुई अपने घर जाती थी। आगे में बताया गया है, वन डे नियर द थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ लैंडलॉर्ड बामा सो ए हाईली अम्यूजिंग येट स्ट्रेंज साइट, एन एल्डर फ्रॉम हर कम्युनिटी ए बिग मैन वॉज वॉकिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, यानी कि एक दिन खेत या खलिहान के पास से जब बामा गुजर रही थी
तो उसने एक बहुत ही स्ट्रेंज या कुछ अजीब सी चीज़ देखी। उसने देखा कि उसकी कम्युनिटी का ही एक बड़ा सा आदमी, बुजुर्ग आदमी बाजार की ओर से आ रहा है। द एल्डर वॉज कैरिंग ए स्मॉल पैकेट कंटेंट वडाइज और ग्रीन बनाना भजियास बाय इट्स स्ट्रिंग, होल्डिंग इट फार अवे फ्रॉम हिज बॉडी विदाउट टचिंग द पेपर पैकेट इटसेल्फ। यानी कि उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी है, उसने एक पैकेट ले रखा है, उसमें या तो वडाई है या ग्रीन बनाना के भजिया हैं, और उसने उस पैकेट को एक रस्सी या एक डोरी के माध्यम से पकड़ रखा है और अपनी बॉडी से काफ़ी दूर कर रखा है। यानी कि वो उसे खुद से टच नहीं होने दे रहा था, ना ही हाथों से और ना ही बॉडी से। ही वॉक्ड हंच्ड ओवर रिस्पेक्टफुल एंड हैंडेड द पैकेट ओवर टू द लैंडलॉर्ड। यानी कि वो बहुत ही आदर के साथ झुककर उस पैकेट को उस लैंडलॉर्ड को दे दिया। वो ओपनड इट एंड बिगेन टू इट। यानी कि वो उस पैकेट को खोला और खाने लगा। Bama found this manner of carrying food incredibly funny and burst into laughter, thinking it was a comic performance। यानी कि बामा है, वो बच्ची थी, उसने सोचा कि इसे तो कोई सामान पकड़ना ही नहीं आता है या कोई ये परफॉर्मेंस चल रही है, फनी परफॉर्मेंस। तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस बच्ची को पता नहीं था कि ये अनटचेबिलिटी है। फिर आगे में बताया गया है, व्हेन बामा रीच्ड होम शी नरेटेड द फनी स्टोरी टू हर एल्डर ब्रदर अन्ना हु वाज स्टडीइंग एट ए यूनिवर्सिटी। यानी कि बामा घर पहुंचने के बाद उस स्टोरी को अपने भाई को बताती है। उसके भाई का नाम है अन्ना है, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अन्ना डिड नॉट फाइंड द स्टोरी फनी एट ऑल। ही एक्सप्लेन द ग्रिम रियलिटी द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू एन अपर कास्ट एंड देयर कम्युनिटी वाज कंसीडर अनटचेबल। यानी कि अन्ना ने कहा कि ये कोई फनी स्टोरी नहीं है। उसने हार्श रियलिटी को बताया कि लैंडलॉर्ड है जो कि अपर कास्ट से आता है और वो मानते हैं कि नीची जाति वाले अछूत होते हैं। द अपर कास्ट पीपल बिलीव दैट इफ द अनटचेबल टच द फूड पैकेट द फूड बिकम पोल्यूटेड, अपवित्र। दैट वॉज वाई द एल्डर हैड टू कैरी इट स्ट्रिक्टली बाय इट्स स्ट्रिंग। यानी कि फिर अन्ना ने बताया कि अपर कास्ट वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि अनटचेबल जाति के लोग अगर कोई फूड को टच कर लें या उनके कोई सामान को टच कर लें तो वो अपवित्र हो जाता है। इसलिए उस बूढ़े आदमी ने उस खाने के पैकेट को एक डोरी से पकड़ रखा था। हियरिंग दिस बामा लाफ्टर वेनिस्ड एंड सी वॉज फिल्ड विद डीप एंगर एंड डिस्गस्ट। यानी कि यह सुनने के बाद बामा की हंसी गायब हो गई और उसके मन ही मन गुस्सा बढ़ने लगा और घृणा बढ़ने लगी। सी आस्क वाई दे शुड वर्क सो हार्ड फॉर दीज पीपल। यानी कि उसने उसके भाई से कहा कि ये हमारी जाति वाले यानी नीची जाति वाले लोग उन बड़ी जाति वाले लोगों के लिए काम क्यों करते हैं इतना हार्ड, बोविंग डाउन टू देम एंड इवन फेचिंग स्नैक फॉर देम। यानी कि उनके सामने झुकना, उनके लिए नाश्ता तक क्यों लाते हैं। फिर आगे में बताया गया है ना, सेड फर्दर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही मेंशन दैट बिकॉज ऑफ देयर कास्ट दे वेयर नेवर गिवन एनी ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। यानी अन्ना ने बामा को जातिगत भेदभाव के और भी कई उदाहरण बताए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जाति के कारण उन्हें समाज में कभी भी सम्मान, प्रतिष्ठा या इज्जत नहीं दी जाती है और नहीं दी जाएगी। Even water was poured into their hand from a height so that the upper caste people wouldn't touch them। यानी कि पानी पिलाने के लिए भी उन नीची जाति वाले लोगों को पानी है जो थोड़े ऊपर से उनके हाथों में ही डाला जाता है, उनके बर्तनों को टच नहीं करने दिया जाता और अपर कास्ट वाले लोग अपने पास भी उन लोगों को नहीं आने देते हैं। बामा recalled seeing upper caste women coming to the wall and treating them with cold अल्फोनेस। यानी कि बामा को भी याद आया कि कई बार ऊंची जाति की महिलाओं को कुएं पर आते और उनकी जाति के लोगों के साथ बहुत ही यानी अजीब सा और दूरी बनाकर व्यवहार करते हुए देखा। फिर आगे में बताया गया है, अन्ना गेव बामा ए लाइफ चेंजिंग पीस ऑफ एडवाइस दैट सर्व्स एज द क्लाइमेक्स एंड द मोरल ऑफ द चैप्टर। यानी कि अंत में अन्ना ने बामा को एक ऐसी सलाह दी जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी और यही है जो कि इस चैप्टर का मुख्य संदेश भी है। He told her, because we are born into this community, we are never given any honor or dignity। यानी कि उसके भाई ने कहा कि हम नीची जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें सोसाइटी में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, कोई भी ऑनर नहीं दिया जाता है। बट वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिजिनिटीज़ इफ़ वी स्टडी हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस। यानी कि उसके भाई ने कहा कि लेकिन हम इस चीज़ को बदल सकते हैं, हम इन
रूढ़िवादी सोच को लोगों के दिमाग से निकाल के फेंक सकते हैं। अगर हम बहुत ही कठिन परिश्रम से स्टडी करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, पीपल विल कम टू अस देयर ओवन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू अस। यानी कि जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो लोग अपने आप हमारे पास आएंगे और हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। द रिजल्ट, अन्ना वर्ड मेड ए प्रोफाउंड इम्प्रेशन ऑन बामा। यानी कि अन्ना की इस बात का बामा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। शी टुक हिज एडवाइस डीपली टू द हार्ट, सी स्टडी विद इंटेंस डिटर्मिनेशन। यानी कि उसने इस एडवाइस को बहुत ही डीपली ले लिया और वो अब बहुत ही डिटर्मिनेशन यानी कि कड़े दृढ़ निश्चय से पढ़ने लगी। स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, यानी कि फिर वो क्लास में फर्स्ट भी आई। बिकॉज ऑफ हर एकेडमिक सक्सेस मैनी पीपल बिकम हर फ्रेंड एंड रिस्पेक्टेड हर, ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ कास्ट थ्रू एजुकेशन। यानी कि जब उसने टॉप किया और इतना अच्छा प्रदर्शन किया तो बहुत से उसके नए नए फ्रेंड बने, उसको रिस्पेक्ट दी गई। इस प्रकार उसने शिक्षा के माध्यम से जाति के कई भेदभाव की दीवारों को तोड़ दिया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने हमारा आखिरी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे भी आपके लिए वीडियोस आती रहेगी राइटिंग के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखना। और इस चैप्टर में तो मोटे मोटे तौर पे यही है कि पहला जो भाग है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसमें हमें बताया गया है कि जो जानबूझ के थोपी जा रही संस्कृति है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरे वी टू आर ह्यूमन बीइंग में हमें बताया गया है जातिगत भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, अछूतता, और इसके बारे में भी बताया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।